नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और अगले आधे घंटे के लिए हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र दिन की शुरुआत कैसे होती हुई दिखेगी, विदेशी बाजार के संकेत कैसे नजर आ रहे हैं, उसके बाद विदेशी बाजार में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिस पर हमें फोकस करना है और साथ ही स्ट्रैटेजी, और उसके बाद एक एक करके मार्केट एक्सपर्ट से बात होगी, कमोडिटी एक्सपर्ट से बात होगी, खबरों वाले शेयर्स, नतीजे, ट्रिगर्स आज के लिए कौन से इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही ब्रोकरेज, सब कुछ आपके लिए हम लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत हर रोज की ही तरह विदेशी बाजार के संकेत समझकर कर लेते हैं। सबसे पहले एशियाई बाजार पर एक बार फोकस करते हैं। एशियाई बाजार में आप देखिए फिलहाल शुरुआत जो होती हुई दिख रही है, एसजीएक्स निफ्टी 118 अंकों की तेजी दिखाते हुए 15,890 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट 15,890 के पार यहां पर फिलहाल आधे प्रतिशत के ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है। इसी के साथ अगर आप हांगकांग के बाजार देखेंगे, यहां पर भी हम देख रहे हैं कुछ हद तक 93 अंकों की अच्छी बढ़त के साथ कामकाज है। निकाई में भी 425 अंकों की मजबूती जरूर देखने को मिल रही है और डाउ फ्यूचर्स की तरफ से भी मजबूती करीब 153 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। लेकिन शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजार टूटते हुए दिखे। करीब 150 अंकों की गिरावट डाउ में देखने को मिली, तो 105 अंकों की बिकवाली नैस्डैक से भी हमें देखने को मिली है। तो क्लियरली एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी होती हुई दिखी है, लेकिन अमेरिकी बाजार शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में लुढ़कते हुए, टूटते हुए दिखे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है और साथ ही हफ्ते की शुरुआत है तो ढेर सारे ट्रिगर्स विदेशी बाजार से भी इंपॉर्टेंट होंगे। सब कुछ विस्तार से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे समझे, क्योंकि एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी है लेकिन शुक्रवार के दिन अमेरिकी बाजार टूटे हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, और बहुत ही बढ़िया शुरुआत आपको होते हुए दिख रही है। जब लगातार आप देख रहे हैं कि सारे एशिया के बाजार आपको अच्छी खरीदारी दिखा रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 15,900 के करीब आते दिख रहा है, 125 अंकों की तेजी के साथ। जापान के बाजारों में 0.25% का उछाल है और हांगकांग के बाजार जो पिछले हफ्ते 5% से ज्यादा टूटे थे, वहां पर भी आपको हल्का हल्का बाउंस बैक आते हुए दिख रहा है। और डाउ फ्यूचर्स भी 150 अंक ऊपर है। लगभग इतनी ही गिरावट हमने फ्राइडे को देखी थी जब यूएस मार्केट्स बंद हुए, तो ऑलमोस्ट उन लेवल्स को रिक्लेम करते हुए दिख रहे हैं। पर काफी अहम हफ्ता होने वाला है जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है, क्योंकि महीने की शुरुआत है तो हम देखेंगे कि काफी सारा डेटा आने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा यूएस का जॉब्स डेटा जो जुलाई महीने का होगा, फ्राइडे को आएगा, वहां पर सबकी नजर रहेगी। इसके साथ ही चीन जो टेक्नोलॉजी कंपनीज पर लगातार एक्शन लेता हुआ दिख रहा है, उस पर क्या और प्रोग्रेस होती है, क्योंकि अब तो यूएस में भी जितनी भी चीनी लिस्टेड कंपनीज हैं वहां पर आप देखेंगे तो निगरानी बढ़ गई है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आने वाली है, साथ ही यूएस में $1,00,000 के इंफ्रा स्टिमुलस पैकेज पर भी चर्चा चल रही है। और एक और बात, कोरोना, हालांकि बाजार इस पर ज्यादा रिएक्ट करते नहीं है, बट हमने देखा शुक्रवार को यूएस में 1 लाख से ज्यादा दिन के नए कोरोना मामले आते हुए दिखे, जो कि 5 महीनों के उच्चतम स्तर पर है। एशिया के भी कई देशों में इंक्लूडिंग जापान, चाइना में हम देख रहे हैं कि नए आउटब्रेक्स आ रहे हैं कोरोना के, तो ये भी एक चिंता का विषय बन सकता है, नजर रखनी पड़ेगी। फ्राइडे के एक्शन की बात करें तो सुस्ती दिखी अमेरिकी बाजारों में। एक 250 अंकों की रेंज में डाउ ने कारोबार किया, जिसमें से हमने देखा कि 150 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। नैस्डैक में ज्यादा गिरावट थी 0.5% की, और ये मान लिया गया था क्योंकि नैस्डैक फ्यूचर्स भी जब भारतीय बाजार बंद हुए तो 1% से ज्यादा की गिरावट दिखा रहे थे। और अमेजॉन का शेयर नतीजों के बाद 7.5% टूटा है, तो ज्यादातर दबाव यहीं से आपको आते हुए दिखा। इसके अलावा एनर्जी और कंज्यूमर स्टॉक्स पर भी दबाव था। एक इंपॉर्टेंट डेटा यूएस का होता है पर्सनल कंजम्पशन इंडेक्स, उसमें हमने देखा जून महीने का यह डेटा आते हुए दिखा है, जहां पर 3.5% का उछाल था। तो फेड पॉलिसी, जब भी वो फेड पॉलिसी अपने पॉलिसी पर डिस्कशन करते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा होता है, तो इस पर भी नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि काफी बड़ा उछाल आते हुए दिखा है आपको। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड पर दबाव कायम है। फ्राइडे को फिसलकर 1.22% के लेवल पर हमने इसको आते हुए देखा था। यूरोप के बाजार भी आधा % तक फिसले। ब्रेंट 75 के करीब है, हल्का सा दबाव आपको आज आते हुए दिख रहा है। सोने पर भी दबाव है, हालांकि डॉलर स्टेडी दिख रहा है। और क्रिप्टो करेंसीज पर नजर रखिए, काफी वॉलेटाइल हफ्ता रहा, पर फ्राइडे सैटरडे को हमने अच्छी गेंस देखी। $40,000 के करीब आपको बिटकॉइन ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो काफी सारा एक्शन है, और क्योंकि महीने की शुरुआत है तो एक इवेंट पैक्ड, डेटा पैक्ड हफ्ता होने वाला है ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो काफी इवेंट पैक का ये हफ्ता विदेशी बाजार को ध्यान में रखे तब भी होने वाला है। काफी इवेंटफुल शुरुआत आज भी होती हुई दिखेगी।
हफ्ते की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और बिल्कुल ही अमेरिकी बाजार के जो गिरावट है उससे ना डरें, क्योंकि शानदार दमदार संकेत एशियाई बाजार की तरफ से आते हुए दिख रहे हो। तमाम इंडेक्स जो हम एशियाई बाजार के जो हर रोज देखते हैं वहां पर आप देखिए शुरुआत कितनी अच्छी होती हुई दिख रही है और इसी के बल पर हम कह सकते हैं कि एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी है। इवेंचुअल इंपैक्ट जो है भारतीय बाजार पर जरूर आता हुआ दिख सकता है। कुछ चीजें जिस पर ध्यान रखना होगा, यहाँ पर कोरोना के मामले जो है यूएस में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बाजार पर कोई रिएक्शन इसका अब आता नहीं दिखता, लेकिन फिर भी टेंशन जरूर है क्योंकि यूएस में अब कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए, ये तो सारे विदेशी बाजार के संकेत हुए, ट्रिगर्स हुए ग्लोबल मार्केट्स को ध्यान में रखते हुए जिसे हमें समझना है। लेकिन एफआईएस डीआईएस का एक्शन कैसा है वो जान लेते हैं। शुक्रवार के दिन संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 3,848 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में एफआईएस ने 2,201 करोड़ की बिकवाली की है, तो कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 2,957 करोड़ की खरीदारी आती हुई दिखी है। तो ये है संस्थागत निवेशकों के आंकड़े, एफआईएस डीआईएस का एक्शन। लेकिन हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि स्ट्रैटेजी आप क्या बनाएंगे, दिन की शुरुआत कैसे करेंगे, दिन की शुरुआत कैसे होती हुई दिखेगी। विदेशी बाजार के संकेत को समझते हुए, एफआईएस डीआईएस के एक्शन को समझते हुए चलिए अब जान लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से कि आज के लिए शुरुआत कैसे की जाए। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार पर्टिकुलरली एशियाई बाजार की दमदार शुरुआत है सर। क्या अमेरिकी बाजार के शुक्रवार के सेशन को ध्यान में रखना होगा? एफआईएस डीआईएस का एक्शन कैसे समझे और आज के लिए फिर भारतीय बाजार के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, अच्छी बात यह है कि अमेरिका के फ्यूचर्स और एशियाई बाजारों में भरपूर तेजी है और उसका असर आप एसजीएक्स 50 पर देख रहे हैं, तो वहां से पॉजिटिव संकेत है। नेगेटिव साइड पर आप देखेंगे तो एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर बरकरार है। सीरीज के पहले दिन ही उन्होंने अच्छी खासी दमदार बिकवाली की है, कैश में की है, 3800 करोड़ की छोटी नहीं होती, और साथ ही इंडेक्स फ्यूचर्स में भी उनकी बिकवाली है, तो बड़ी बिकवाली के आंकड़े उनके आते हुए दिख रहे हैं। अब पॉजिटिव साइड पर क्या है? पॉजिटिव साइड पर यह है कि बाजार हल्के हैं, बेहद लाइट हैं। सीरीज की शुरुआत में 1.09 का पुट कॉल रेशियो काफी बढ़िया है, ये पॉजिटिव साइड पर है और घरेलू फंड अपना दम लगाकर खरीद रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है। इस बीच एक और इंटरेस्टिंग चीज जो है कि हम ट्रेडिंग रेंज के निचले स्तरों से ऊपरी स्तरों पर पहुंचेंगे 15,900 के आसपास। तो अब जो रेंज है नीचे की तरफ, जो सपोर्ट है 15,700 15,725 के आसपास सपोर्ट है। 15,850 15,925 रुकावट की रेंज है। तो अगर 15,900 925 के आसपास गैप से खुलते हैं तो वहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से आपको इंतजार करना चाहिए खरीदारी करने के लिए, और वो लेवल होगा 15,800 825 की रेंज में बाजार आते हैं तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। तो मेरा ये समझना है अगर 125 पॉइंट ऊपर बाजार खुल जाए, 15,900 के करीब पहुंचते हैं, तो वहां पर बजाय खरीदारी करने के वहां एक बार प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, निचले स्तरों पर वापस से एंट्री करने का मौका मिल सकता है। तो जब तक ट्रेडिंग रेंज को ना तोड़े तब तक ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके निचले स्तरों पर खरीदारी करने की कोशिश करें। फर्क सिर्फ इतना रहेगा, आज क्योंकि ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट अच्छा है और एक और एफआईएस की बिकवाली के बाद आप ये भी कह सकते हैं कि काफी बाजार हल्के भी हो चुके हैं, तो बहुत ज्यादा बिकवाली ना हो, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं दिखा जिससे कि 100-125 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी इतना मजबूती के साथ गैप से खुले। तो ऊपरी रेंज में 15,900 के आसपास अगर खुलता है प्रॉफिट बुकिंग करने की राय होगी। एक और चीज इंटरेस्टिंग जो दिख रही है वो ये है कि वीकेंड पर जितने नतीजे आए मानसी, स्पेशली वायदा कारोबार की सारी कंपनियों के, एक भी नतीजा ऐसा नहीं है, एक भी रिजल्ट ऐसा नहीं जो इम्प्रेस करे कि बहुत बड़े रिजल्ट है। इनफैक्ट ज्यादातर रिजल्ट कमजोरी की तरफ है, तो थोड़ा मिड कैप शेयरों पर प्रेशर रह सकता है। तो मैं एसजीएक्स निफ्टी की दमदार शुरुआत पर प्रॉफिट बुकिंग और बेचने की राय दूंगा, बाद में देखते क्या कुछ होता है। जी बिल्कुल। और अनिल सर, फिर बैंक निफ्टी के लिए फिर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आज के लिए? हाँ, बैंक निफ्टी में आपको बताना भूल गया। बैंक निफ्टी देखिए सपोर्ट लेवल के बेहद करीब है, 34,350 34,425। ये बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर आता है तो एक बार आप देखिए खरीदारी कर सकते हैं। और ऊपरी स्तरों पर 34,800 से 35,000 ये वो रेंज है बैंक निफ्टी की जहाँ पर लगातार प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। तो इस रेंज में 34,800 35,000 के आसपास अगर गैप से खुलकर बैंक निफ्टी भी 1% ऊपर खुल जाता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने की आए है। तो गैप का फायदा उठाएं। ठीक उसी तरह से मानसी, जब आप हमेशा कहती है ना कि बड़ी एसजीएक्स 100 पॉइंट नीचे दिख रहा है, 100 पॉइंट नीचे दिख रहा है, बड़ा मामला खराब है, तब हम यही कहते हैं कि इतना गैप से नीचे खुल रहा है तो आप खरीदिए। आज बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी है, फर्क इतना है कि गैप से इतना ऊपर खुलता है तो प्रॉफिट बुक करिए, सिंपल बस।
बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया विस्तार से आज के लिए स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए 15,700 से 15,725 ये होगी निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट की रेंज। 15,850 से 15,925 इसे निफ्टी के लिए आप ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चले। 34,350 से 34,425 ये रेंज होगी बैंक निफ्टी के लिए, जिसे आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चल सकते हैं। 34,800 से 35,000 ये होगी बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज। और नतीजों के लिहाज से मिड कैप स्पेस में थोड़ा सा पेन जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो नतीजे आते हुए दिखे वहां पर थोड़ा सा कमजोरी का रुख रहा, और इसी के चलते आप मिड कैप स्पेस के नतीजे, मिड कैप स्पेस की कंपनियों पर एक बार नजर रख के चल सकते हैं। तो ये तो हुई पहली स्ट्रैटेजी आज के लिए, लेकिन फिर खबरों वाले शेयर्स, नतीजे कौन से आते हुए दिखे और आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या है, चलिए वरुण से जान लेते हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। शुरुआत सीधे नतीजों के साथ करें। गुड मॉर्निंग मानसी, ज़रूर नतीजों के साथ शुरुआत करते हो। ब्रिटानिया, ये नतीजे आए हैं फ्राइडे के मार्केट बंद होने के बाद। नतीजे मार्जिन के फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो कमज़ोर है, क्योंकि मार्जिन गिर गए हैं, 21% से गिर के 16.3% पे आए हैं। लेकिन बाकी पैमाने पर देखेंगे तो नंबर्स अच्छे हैं। कंपनी के रेवेन्यूज जो है 3,400 करोड़ पे आए हैं, हमारा 3,080 करोड़ के आसपास का अनुमान था। वही कंपनी का मुनाफा 387 करोड़ पे आया है, 410 करोड़ का अनुमान था। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ देखिए, करीब 1% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ आई है, जबकि अनुमान लगाया जा रहा था कि 12% के आसपास की गिरावट होगी, यानी कि पॉजिटिव वॉल्यूम ग्रोथ, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। इसके अलावा कंपनी ने अपनी जो प्रेस रिलीज है उसमें कहा है कि आगे चल के कंपनी जो है वो प्राइस हाइक लेने वाली है, तो इसका फायदा जो है आज आपको इस कंपनी के नतीजों पर देखने मिलेगा। इसके अलावा यूपीएल अनुमान के मुताबिक है, रेवेन्यूज जो है 8,515 करोड़ पे आए हैं, वही मार्जिन जो है 21.9% पे आए हैं, इसके आसपास का ये अनुमान था। 677 करोड़ पे कंपनी का मुनाफा आया है। एनटीपीसी यहाँ अनुमान से कमज़ोर है, करीब 26,038 करोड़ पे कंपनी का आय आई है, जो कि हमारे अनुमान से कुछ कमज़ोर है। मार्जिन 27.2% पे आए हैं, 29.9% का अनुमान था। मुनाफा 3,145 करोड़ पे आया है, 3,370 करोड़ के आसपास का अनुमान था। इसके अलावा भेल, यहाँ पे नंबर्स काफ़ी कमज़ोर है। रेवेन्यू जो है 2,900 करोड़ के आसपास आया है, जबकि हमारा अनुमान 4,150 करोड़ का था। एबिटा लॉस किया है कंपनी ने 474 करोड़ का, और जो बॉटम लाइन पे करीब 445 करोड़ के आसपास का नुकसान किया। तो लगातार ये कंपनी जो है वो नुकसान करते जा रही है। बंधन बैंक नतीजे अनुमान से थोड़े बेटर है, लेकिन इंटरनल्स जो है वो थोड़े वीक है, खासकर एसेट क्वालिटी। एनआईआई देखिए 2,114 करोड़ पे आया है, 17% की बढ़ोतरी है। मुनाफा 373 करोड़ पे आया है, 200 करोड़ के आसपास का अनुमान हम लगा के चल रहे थे। लेकिन ग्रॉस एनपीएस 6.8% से बढ़ के 8.2% पे आए हैं, तो ये थोड़ी दिक्कत की बात है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुनाफे से घाटे में आया है, ये बैंक लॉस किया है कंपनी ने 630 करोड़ का, 94 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले। यहाँ प्रोविजनिंग जो है उसमें ज़ोरदार बढ़ोतरी हुई है, 764 करोड़ से बढ़ के 1879 करोड़ पे आई है। इसके चलते कंपनी ने लॉस किया है। एनआईआई करीब 25% बढ़े हैं, ग्रॉस एनपीए 4.1% से बढ़ के 4.6% पे आए हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, यहाँ भी प्रोविजनिंग बढ़ने के चलते कंपनी का जो मुनाफा है उसमें गिरावट हुई है। मुनाफा 170 करोड़ पे आया, 47% गिरा है। और कंपनी का जो एनआईआई है उसमें 14% की बढ़ोतरी है। यहाँ एनपीएस बढ़े हैं 7.06% से बढ़ के 8.18%। पीआई इंडस्ट्रीज अनुमान से कमज़ोर नतीजे हैं। यहाँ पे रेवेन्यूज जो है 1194 करोड़ पे आया है, 1300 करोड़ के आसपास का अनुमान था। मुनाफा 187 करोड़, 205 करोड़ के आसपास का अनुमान था। मार्जिन भी 21% पे आया है। लेकिन एक अपडेट और है कि इनस्विफ्ट लैब्स से एपीआई बिजनेस खरीदने के लिए इस कंपनी ने करार किया है। करीब 1530 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पे इसका अधिग्रहण किया जाएगा। बिल्कुल, और साथ ही ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स जिस पर ध्यान रखना होगा हैं, तो 2 तारीख है आज, एचडीएफसी के नंबर्स आने वाले हैं। पीएनबी और आरबीएल बैंक एफएनओ में ये कंपनी अपने नतीजे घोषित करेगी। श्री रेणुका शुगर्स नतीजों के साथ क्यूआईपी के जरिए पूंजी जुटाने पे बोर्ड की बैठक है। और डिजिटल भुगतान के लिए ई-रुपये की शुरुआत करेंगी पीएम मोदी आज 4:30 बजे। तो यहाँ पे नजर रखना। एक्स डिविडेंड है अल्ट्राटेक सीमेंट 37 रुपीज़ प्रति शेयर का। जो ऑटो नंबर्स आए उसमें सबसे पहले मारुति बताऊंगा। यहाँ पे अच्छे सेल्स आई है, 1,62,000 के आसपास, 156,000 के आसपास का अनुमान था। इसके अलावा हीरो मोटर्स सेल्स 13% गिरी है, तो यहाँ कमज़ोर है। आयशा मोटर्स बेहतर है, 44,000 के आसपास, लेकिन एस्टीमेट 49,000 के आसपास था, तो अनुमान से कमज़ोर है, लेकिन ईयर ये बड़े हैं। आयशा मोटर्स 4271 के आसपास आया है। एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर सेल्स जो है यहाँ
23% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली, 6564 के आसपास आया, लेकिन यह अनुमान से कम है। टाटा मोटर्स 51,981 के आसपास आए। टोटल डोमेस्टिक सेल्स मंथ ऑन मंथ 19% का जंप देखने मिला है। वहीं IRCTC पे नजर रखिएगा, 12 अगस्त को बोर्ड की बैठक के नतीजों के साथ यहाँ शेयर विभाजन पे ये कंपनी जो है वो विचार करने वाली है। और वेदांता पे नजर रखेगा, स्टरलाइट पावर के IPO के लिए 2 मर्चेंट बैंकर्स को इन्होंने नियुक्त कर लिया है, JM फाइनेंशियल और एक्सिस कैपिटल। तो इसके चलते ये वेदांता का काउंटर जो है आज सुर्खियों में रहने वाला है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, खबरों वाले शेयर्स और नतीजे साथ ही ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है। चलिए आपको वो दिखाते हैं। तो 2 ऑप्शन मैं आज लेकर आया हूँ, एक है गुजरात गैस और दूसरा है लार्सन टुब्रो इन्फॉर्मेटिक्स। तो LTI पहले लेते हैं, तो 4,684 पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है। तो मेरा ये सलाह 4,700 की कॉल लेने के लिए 174 रुपए पे लिया जा सकता है, 140 का स्टॉप लॉस और 235 का आपका रहेगा टारगेट। और दूसरा है गुजरात, तो 720 की कॉल यहाँ पे 33 रुपए पे लेने की सलाह, स्टॉप लॉस रखें 25 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 40। आपका, और चलिए आज के लिए अब इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता दें। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय GMR इंफ्रा पर खरीदारी की है। खरीदारी अगर करके चलते हैं 30 के टारगेट्स के साथ 27 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। वहीं PVR चॉइस ब्रोकिंग की राय यहां पर खरीदारी की 1480 के टारगेट्स को मान के चले 1360 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। सेंट्रम ब्रोकिंग के AVP इक्विटी टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नीलेश जैन अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर आपका नजरिया आज के लिए हम जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग टू यू मानसी जी। मानसी देखिए, पिछले सप्ताह हमने एक मोमेंटम बनता हुआ देखा था निचले स्तरों से। 15,600 के आसपास का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फिर से बन चुका है एंड इमीडिएट सपोर्ट देखे तो बन चुका है 15,700 पे। एंड जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया इसमें फिर से गिरावट देखने को मिल रही है, मेरा ये मानना है कि बुल्स है वो फिर से लौटते हुए दिखेंगे और ऑन द हाई साइड 15,900 वो एक इमीडिएट हर्डल है, वहां तक का लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और गोइंग फॉरवर्ड हमारा ये मानना है कि 16,000 16,050 तक के भी लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल निफ्टी में अभी भी बाय एंड डिप की रणनीति बरकरार है। खरीदारी करके चलने की सलाह होगी निफ्टी में 15,700 के स्टॉप लॉस से 15,900 के इमीडिएट टारगेट, उसके ऊपर 15,950 और 16,000 तक के टारगेट ओपन हो जाएंगे। तो ओवरऑल निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह होगी। भाई बैंक निफ्टी में अवॉइड करने की सलाह, फिलहाल के लिए वहां पे कोई ट्रेंड बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही 35,000 का लेवल पार होगा वहां पे भी एक ब्रेकआउट के जरिए खरीदारी की जा सकती है 35,500 के टारगेट के लिए। बिल्कुल नीलेश जी, फिर आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे आपके? बिल्कुल, देखिए आज के लिए एक दोनों ही खरीदारी के काउंटर, एक F&O स्पेस का है MGL, यहाँ पे एक बुलिश एंगलफिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हमको देखने को मिला था। इनसाइड बार में कहूंगा एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हमको देखने को मिला था, वहां पे खरीद के चलने की सलाह होगी 1145 के स्टॉप लॉस से 1220 के टारगेट के लिए। दूसरा खरीदारी करने का काउंटर है, एक कैश काउंटर है रूपा एंड कंपनी। यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट हमको फ्राइडे के सेशन में देखने मिला था, 505 के स्टॉप लॉस से 550 तक के टारगेट के लिए रूपा एंड कंपनी को खरीद के चलने की सलाह होगी। बिल्कुल नीलेश जी, साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में फिलहाल शुक्रवार के सेशन में जिस तरह से सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन दिखा, आज के लिए कौन से सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए? अगर मानसी देखिए, अगर सेक्टर्स की बात करें तो ओवरऑल मेटल सेक्टर में एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है। तो मेटल्स में हमको फिर से एक मोमेंटम बनते हुए देखने को मिल सकता है इस सप्ताह। उसके साथ साथ PSU बैंकिंग स्पेस, इन स्पाइट ऑफ द मार्केट की वीकनेस, मार्केट में वॉलेटिलिटी के चलते वहां पे एक बढ़त हमने देखी थी। कैनरा बैंक के अच्छे नतीजे भी आए थे पिछले सप्ताह। तो ओवरऑल PSU बैंकिंग स्पेस वहां पे मोमेंटम रहेगा, मेटल स्पेस में मोमेंटम रहेगा। साथ ही साथ कुछ एक ऑयल एंड गैस सेक्टर है, कुछ एक ऑयल एंड गैस काउंटर्स है जहाँ पे हमने ऑलरेडी MGL का जिक्र किया है, वहां पे एक मोमेंटम हमको बनता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल सेक्टर्स एंड स्टॉक स्पेसिफिक मूड एंड माहौल हमको देखने को मिलेगा। तो फोकस करना चाहिए ब्रॉडर मार्केट में भी। ब्रॉडर मार्केट काफी अच्छे लग रहे हैं, जिस हिसाब से लास्ट वीक हमने एक आउट परफॉर्मेंस भी देखने को मिला था। तो रणनीति होनी चाहिए सेक्टर्स एंड स्टॉक स्पेसिफिक पे फोकस करने की।
श्योर नीलेश जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, रिकमेंडेशन अपने सेक्टर्स पसंदीदा हमें बताने के लिए। आगे बढ़ते हो, अब मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के एनालिस्ट अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले गोल्ड सिल्वर बुलियन मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसे देखते हुए फिलहाल स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए? गुड मॉर्निंग। देखिए, फ्राइडे को हमने गोल्ड और सिल्वर में, खासकर गोल्ड में एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखा है। $1830 से हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है, लेकिन मुझे लगता है कि $1800 के करीब स्पॉट में एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल 47,800 में डोमेस्टिक मार्केट में बाइंग की जा सकती है, और मुझे लगता है कि 48,350 जो लास्ट हफ्ते हमें हाईज देखे थे वो दोबारा दिख सकते हैं। सिमिलरली चांदी में भी निश्चित उसमें रिकवरी अच्छी आई है, और फिलहाल जो करेक्शन आ रही है उस पर बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है 67,500 से 600 जोन में, और अपसाइड में 68,500 तक के लेवल देख सकते हैं। बिल्कुल अमित जी, साथ ही कच्चे तेल की चाल को देखते हुए फिलहाल क्या किया जाए वहां पर? जी, देखिए, कच्चे तेल को हमने लगभग पिछले 3 हफ्ते के हाई से क्लोज होते हुए देखा 5,500 के ऊपर। आज हल्की सी मुनाफा वसूली है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल जब तक 5,350 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तब तक बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाई जा सकती है। मेरे हिसाब से 5440, 5430 के करीब बाइंग कर सकते हैं, और उस साइड में 5550 के टारगेट लिए जा सकते हैं। ऑल राइट अमित जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और साथ ही आज के लिए अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लिए इंपॉर्टेंट ब्रोकरेजेस अब आपके सामने रख देते हैं। गोल्डमैन सैक्स की राय BHEL पर है बिकवाली की, टारगेट जहां पर 23 के बताकर चल रहे हैं। इसके अलावा ब्रिटानिया पर मैक्वायरी न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, टारगेट 3,600 के बताकर चल रहे हैं। शुक्रवार की क्लोजिंग 3,425 की रही। यहाँ पर सिटी की भी राय आती हुई दिखी है। ब्रिटानिया पर खरीदारी की राय है, 3,975 के टारगेट्स को मानकर चले तो CLSA अंडर परफॉर्म रेटिंग ब्रिटानिया पर दे रहे हैं, और टारगेट्स इनके 3,625 के मानकर आप चले। कॉनकॉर पर सिटी की राय आई है, और साथ ही मक्वायरी की भी एक रिपोर्ट है। सिटी की रिपोर्ट में खरीदारी की राय है, टारगेट को बढ़ाया गया है, 795 टारगेट कर दिया गया, और मक्वायरी की रिपोर्ट में आउट परफॉर्म की रेटिंग देते हुए टारगेट 730 के रखे हैं। और साथ ही सन फार्मा पर CLSA, JP मॉर्गन दोनों की राय है। CLSA खरीदारी की रेटिंग दे रहे हैं, टारगेट्स 960, ओवेट की रेटिंग JP मॉर्गन की तरफ से टारगेट 850 के। तो बंधन बैंक पर CLSA अंडर परफॉर्म रेटिंग दे रहे हैं, टारगेट 300 के, और साथ ही बर्नस्टाइन की आउट परफॉर्म की रेटिंग बंधन बैंक पर आती हुई दिख रही है, टारगेट जहां पर 420 के इन्होंने सजाए हैं। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यही समेट रहे हैं, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां पर आज के लिए आपको मिलेंगे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।